हेलो एवरीवन, मैं अमृत मिश्रा और हम शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के संबंध में बात करेंगे। किस पर? भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ से सवाल कैसे आते हैं? बहुत ही मध्यम वर्गीय सवाल आते हैं। जैसे पूछ लिया गया कि भाई भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, ठीक है, मूल संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, और इस समय वर्तमान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। जैसे आप यूपी टेट में या फिर पुराने सी टेट या फिर सुपर टेट में आपने देखा होगा कि पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो कितने भाग थे मूल संविधान में, बताइए आप लोग। मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है, और इस समय कितने हैं? 25, ठीक है। तो पूछा था मूल संविधान में कितने भाग थे, 22, अब कितने हो गए? वर्तमान में 25 हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाग क्या होता है। तो भाग होता है भैया विषय सूची। किसी भी संविधान का भाग क्या होता है? विषय सूची। अब संविधान क्या होता है? संविधान होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ अ लैंड, यानी किसी भी देश का जो मूल विधान होता है जिससे उस देश का शासन प्रशासन चलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है पूछता है कि जो है भाग क्या है, कितने भाग थे, ठीक है, कितने अनुच्छेद थे। भाग के अंदर हमें क्या पढ़ना है? अनुच्छेद। तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, तो कितना था? 395, ठीक है। अब कितने हो गए? अब लगभग हो गए हैं 470 के करीब, और वो बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि जैसे जैसे संशोधन होते रहेंगे, संविधान संशोधन, तो नए नए अनुच्छेद उसमें जुड़ते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल आता है कि अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। इस समय कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12। यानी क्या पूछ लेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। और ये यूपी टेट में आया हुआ सवाल है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो कुछ लोगों ने 12 लगा दिया क्योंकि वो रट के गए थे। आप लोग रट्टू तोता है ही, रट के चले जाएंगे। 12 नहीं थी, कितनी थी? 8। फिर धीरे धीरे क्या किया गया? उनमें बढ़ाते गए, उनको संशोधन करते गए। जैसे जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार पर आई, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का अधिकार, उससे जो है वो मूल अधिकार की संज्ञा में था। तो वहां से क्या हुआ कि जब भूमि अधिग्रहण करने लगे सरकार, जो है भाई चकबंदी के आधार पर जो है लैंड की सीलिंग होने लगी, तो वो लोग कोर्ट जाने लगे, ठीक है। तो उसी के आधार पर उन्होंने 9वीं अनुसूची जोड़ी, जिसको जो है कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके और उससे लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। फिर उसके बाद फिर 10वीं अनुसूची आई दल बदल कानून को लेकर के, कि बहुत सारे लोग क्या करते थे, विधायक या सांसद, वो मंत्री बनने के लालच में, सत्ता के लालच में क्या करते थे, एक पार्टी से टूट करके दूसरी पार्टी में चले जाते थे। तो इससे क्या होता था, ये जो संसदीय प्रणाली थी उसकी जो स्थिरता है, उसकी जो ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है, उस पर सवाल उठ रहे थे, ठीक है। तो उसको जो है कम करने के लिए, ऐसे करप्शन को, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल कानून। फिर उसके बाद आया 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन से, हम लोग यहां लिख लेते हैं, ठीक है। 11वीं अनुसूची जो है वो किस में आई? 73rd अमेंडमेंट से। 73वें संविधान संशोधन 1992 से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया, और इसको जो है कानून की शक्ल देने के लिए इसमें एक अध्याय जोड़ा गया। कौन सा? भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 के तहत 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन के साथ पंचायती राज को जोड़ा गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो गांव के लेवल पे है, लोकल लेवल पे, और जो नगर लेवल पर जो है क्या करने के लिए, नगर पालिकाओं को जोड़ने के लिए हम लोगों ने कौन सी अनुसूची लगाई? 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाएं, और उसको किससे जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन 1992 से, ठीक है। तो कितनी अनुसूचियां हो गई टोटल? अब 12 हो गई, ठीक है। हम लोग डिटेल में देखेंगे जब डिटेल की क्लास लेंगे। अभी तो ये जो है आपको बस प्रारूप बताया जा रहा है कि संविधान से सवाल कहां से उठ के आते हैं। तो आप ये जान लीजिए, डायरेक्ट पूछ लेगा। जैसे जो कुंठित मानसिकता का होगा वो तो पूछेगा कि भाई जो है संविधान लिखने में कौन सी निब का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। लेकिन जो एक औसत दर्जे का जो सोचेगा कि भाई ज्यादा सवाल कठिन भी ना हो जाए और ज्यादा सवाल सरल भी ना हो जाए, वो पूछेगा कि भाई ये किस अध्याय में रखा हुआ है, ठीक है, मूल अधिकार किस अध्याय में है, और जो है नीति निर्देशक तत्व जो है राज्य के लिए वो किस अध्याय में रखे गए हैं। तो इस तरह के सवाल
जो है वो पूछता है। और ऐसे ही सिंपल से ये जो है मूल अधिकार किस अनुच्छेद में रखे गए हैं, पंचायती राज किस अनुसूची में है, नगर पालिकाएं किस अनुसूची में है, दल बदल के तहत जो है कानून जो है जो बनाया गया है वो उसे किस अनुसूची में रखा गया है। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है बेसिक लेवल पर, जो शिक्षक पात्रता में पूछा जाता है। और वनडे एग्जाम में जो यूपी के अभी पेट जो शुरू किया, अभी कल ही उसकी विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें भी यही सिलेबस है। तो एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है और उसमें हमें पढ़ना क्या है। हमें पता चल गया संविधान क्या है। संविधान होता है किसी भी देश का मूल विधान जिसके तहत उस देश की शासन व्यवस्था को जो है चलाया जाता है, सरकारें चलती हैं। हम लोग देखते हैं कि भाई भारतीय संविधान में हमें पढ़ना क्या है और लोक प्रशासन में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसकी क्या विशेषताएं, कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं क्या हैं, जैसे हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, तो ये उसकी एक विशेषता हो गई। समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है कि अध्यक्षीय प्रणाली है, ये सब क्या है विशेषताएं हैं उसकी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे मूल अधिकारों की। किसकी बात करेंगे, मूल अधिकारों की। मूल अधिकार क्या होते हैं भाई, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। भाई अगर अधिकार होंगे तो क्या होगा, कर्तव्य होगा, कि आपका कोई कर्तव्य होगा तो वही हमारा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। मूल अधिकार क्या होते हैं, ऐसे अधिकार जिनकी वजह से जीवन संभव, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, जैसे समता, स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। हमारा शोषण अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि हम उसका जो है, अगर कोई राज्य हमारा शोषण कर रहा है तो हम सीधे सीधे कहां चले जाएंगे, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय चले जाएंगे, ताकि हमारा शोषण ना हो सके। अब शोषण से हमें मुक्ति मिलेगी तो हमें यह भी पता चलना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हम जो चाहे जिस धर्म का चाहे पालन कर सकें। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइनॉरिटीज होती हैं, अल्पसंख्यक लोग होते हैं, उनकी शिक्षा, उनकी संस्कृति, यानी कि वो अपनी लैंग्वेज में शिक्षा ग्रहण कर सकें, उनकी जो संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, जो उनका स्क्रिप्ट है, उसकी संरक्षण वो कर सकें, उस पर भी उनको क्या मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और इन सब का जब अगर कहीं से भी दोहन हो जाए तो हमें संवैधानिक उपचार मिलना चाहिए कि हम उसको किस डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये सब जो अगर ये बीमारी जो अधिकारों के प्रति अगर बीमारी कर देगा राज्य जो है, जिसके अंदर अथॉरिटी होगी, तो उसके तहत हम लोग कहां चले जाएंगे, संवैधानिक उपचार में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, संवैधानिक उपचार। और डॉक्टर कौन होगा, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर कौन है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। यानी जो न्यायालय है वही क्या है, डॉक्टर है। अगर हमें अधिकार, जो मूल अधिकारों से कहीं से भी वंचित कर दिया जाएगा तो उसके लिए इलाज कहां से मिलेगा हमको, हम सीधे सीधे कहां चले जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। अब वो पूछेगा कि अगर आपके मूल अधिकारों का दोहन हो रहा है तो आप किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32। और उसमें रिट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अब ये हो गया मूल अधिकार एवं कर्तव्य। पूछ लेगा कि मूल अधिकार किस अध्याय में दिया है, तो किस भाग में दिया गया है, भाग 3 में। किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 12 से लेकर के 35 तक हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है मूल अधिकार दिया गया। कर्तव्य कहां दिए गए हैं भाई, अगर अधिकार है तो आपका कर्तव्य भी होगा, तो कर्तव्य को हम लोग किस में रखेंगे, 51A में रखा है हमने। ठीक है, उसके बाद फिर आएगा, अब ये तो अधिकार हो गए, इनके खिलाफ आप न्यायालय चले जा सकते हैं, लेकिन दूसरा क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत जिसको बोल सकते हैं हम, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये क्या है, ये राज्यों को निर्देश देती है कि लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है, हम लोग क्या क्या, राज्य क्या क्या कर सकते हैं। हालांकि अगर राज्य इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, यानी ये क्या है, अप्रवर्तनीय है। पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व तो कैसा है, सिद्धांत कैसा है, वो अप्रवर्तनीय है। यानी मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंस है, मूल अधिकारों का अगर दोहन हो रहा है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है, तो आप कहां जा सकते हैं, उसके खिलाफ
सर्वोच्च न्यायालय जाकर के उन्हें लागू करवा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व में जो दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो दिया गया है, अगर उन्हें वो लागू नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं हमें जो है समान नागरिक संहिता चाहिए, ठीक है, अनुच्छेद 44 को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, ठीक है, हमें इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, ये वेलफेयर स्टेट के लिए ये धर्म बताया गया, कर्तव्य किसका बताया गया है, राज्य का, कि भाई इन नीतियों का आप पालन करिए तो जो है सभी के साथ एक समान व्यवहार करेंगे आप, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका संसदीय प्रणाली। क्या है, संसदीय प्रणाली। हमारे देश के सबसे, हमारे संविधान का सबसे मेन विशेषता हमारी क्या है कि हम लोग क्या है, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी हमारे पास विधायिका है, हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हमारे पास न्यायालय है। तो हम जो विधान बनाते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट से नहीं बना देते, हम बाकायदा जो हमारे प्रतिनिधि वहां लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हुए हैं, जो हमने चुन करके भेजा हुआ है, वही हमारे लिए क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका वो पालन करवाता है। विधायिका में क्या होते हैं आपके, अगर संसद लेवल पे हम देखें तो क्या होता है, सांसद लोग होते हैं, एमपीज जिनको हम कहते हैं, और जो अगर राज्य लेवल पे हम देखें विधानमंडल में तो क्या होते हैं, वो एमएलएज होते हैं यानी विधायक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन नीतियों को डिस्कस करते हैं, बहस होती है उस पर, बाकायदा कोई भी नीति अगर सरकार लेके आती है तो उस पर बहस होती है, वोटिंग होती है, तब जाकर के अगर मेजॉरिटी होगी, ठीक है, तो वहां पे उसको पास किया जाएगा, फिर वो जाएगा, अगर जो है आप संघ की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा स्वीकृत के लिए, तब वो कानून बन जाएगा। और अगर बिल जो है राज्य विधानमंडल में है तो किसके पास जाएगा, राज्यपाल के लिए जाएगा, तो वो उसको उसकी जैसे ही सहमति मिलेगी तो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो राज्यों के लिए राज्य का कानून, संघ के लिए संघ का कानून, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, संघीय ढांचा। संघीय ढांचा मतलब, संघीय ढांचा में क्या पढ़ेंगे हम, यानी केंद्र और राज्य के बीच में कैसा संबंध है, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा हो रहा है कि किस पर जो है संघ कानून बनाएगा, किस पर राज्य कानून बनाएगा, और किस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे अभी किसान का मामला आया, किसान बिल का बहुत गतिरोध चल रहा है, ठीक है। ये क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, राज्य सूची का विषय है। कैसे हम जानेंगे, इसी केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लोक प्रशासन पे आएंगे। लोक प्रशासन क्या होता है भाई, लोक प्रशासन है जैसे जिला प्रशासन, ठीक है, यहां से भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। जिला प्रशासन की बागडोर किसके हाथ में होती है, तो जो कलेक्टर होता है उसके हाथ में होती है। और उसके बाद आता है स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं, इससे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो इससे संभावनाएं बढ़ती हैं कि ये करंट अफेयर में भी यहां से सवाल आ सकते हैं और पॉलिटी में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो वो पूछ लेगा कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, ठीक है ना। जो पंचायत लेवल पे होता है उसका प्रमुख कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होगा। नगर पालिका और नगर निगम, जैसे सीटेट में पूछा था एक बार कि नगर पालिका का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको महापौर या मेयर बोलते हैं। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। प्रियम्बल यानी जो प्रस्तावना है उससे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कैसी विशेषता है, हमारा देश कैसा है, हमारा जो भारत है वो एक देश नहीं है। भारत क्या है, पहले अनुच्छेद में दिया गया है भाग 1 में कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये जानिएगा क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई ये किस भाग में रखा गया है, किस अनुच्छेद में रखा गया है। मूल संविधान में कितने भाग थे, तो मूल संविधान में कितने भाग थे, 22। अब वर्तमान संविधान में कितने भाग हो गए हैं, 25 हो गए हैं। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी, अब कितनी हो गई हैं, 12 हो गई हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे, अब कितने हो गए हैं, लगभग 470 हो गए। तो देखिए अनुच्छेद जो वर्तमान में अनुच्छेद है वो नहीं पूछता, उसके पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता रहता है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, इसके सवाल पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा की या किसी भी वनडे एग्जाम की भारत में जो हो रहे हैं,
वहां से मूल संविधान के अध्याय, मूल संविधान के भाग, मूल संविधान के अनुच्छेद या मूल संविधान के अनुसूचियों से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जब ये तो आपकी डेमो क्लास है, ठीक है ना, तो इसमें हम बता दे रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई सामाजिक अध्ययन में 10 नंबर का आएगा और उसमें भूगोल भी है, आपका इतिहास भी है, आपको साइंस भी उसी में पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट भी उसी में पढ़ना है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है। तो इतना सारा कंटेंट है, आप इतना सारा कैसे पढ़ेंगे? तो हमें यहाँ पे जो हम आपसे बात करेंगे, जो हमारी चर्चा होगी, वो इसी विषय पर होगी कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, कितना हम पढ़ लें कि हमारा कल्याण हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।